गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सादी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का सादी पीएससी एकेडमी में। तो चलिए फिर मैं कुछ आप लोगों को जरूरी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। हमारे सादी पीएससी एकेडमी में अग्निवीर बैच 1.0 यानी कि फायरमैन के लिए कुछ आप लोगों क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है। हमारे सादी पीएससी एकेडमी में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलेगा, पीडीएफ नोट्स देखने को मिलेगा और 6 मंथ इसकी वैलिडिटी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ई बुक्स मिलेगा, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, ये सारे सीरीज आपको इस बैच में देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो फायरमैन की तैयारी करना चाहते हैं हमारे सादी पीएससी एकेडमी के साथ जुड़कर इसकी तैयारी कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ते जाएंगे, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आइए आगे और देखते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सीजी टेट पेपर 2। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सीजी टेट पेपर 2 का सॉल्व पेपर हमारे सादी पीएससी एकेडमी में मिल रहा है, जिसकी प्राइस 59 रुपीज है। अगर आपको इसको खरीदना है या कैसे परचेस करना है ये जानना चाहते हैं तो 6265097029 में आप कॉल करके इससे रिलेटेड, ठीक है, कैसे परचेस करना है इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा होगा सीडीपी, सीजी टेट और सी टेट दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सीडीपी का जो पोर्शन है आपके सीजी टेट के पेपर 1 पेपर 2 दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका भी ई बुक हमारे सादी पीएससी एकेडमी के जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। मात्र 49 रुपीज पर ये आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। क्योंकि आप जानते हैं कि सीजी टेट का पेपर 1 फरवरी को है ना, और सी टेट का पेपर 8 फरवरी को है। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ई बुक। एक बार इस ई बुक को लेकर आप अपना रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। अब मैंने कल बताया था, लास्ट क्वेश्चन था हमारा रोहिल्ला के बारे में, ठीक है। तो ये रोहिल्ला कौन थे भाई, कहाँ से आ चुके थे हमारे देश में, और आखिरकार ये रोहिल्ला और जो अवध का नवाब था, है ना, सुजाउद्दौला, उनके बीच में क्या संबंध था, क्या क्यों दिया था अंग्रेजों ने सुजाउद्दौला का साथ, और उस दौरान जो गवर्नर जनरल थे, है ना, उन्होंने क्यों दिया था सुजाउद्दौला का साथ, और रोहिलखंड क्षेत्र किसे कहते हैं हम, उसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। रोहिलखंड क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर रोहिलखंड हम बोला करते थे उस दौरान, और वहां पर जो रहते थे जनजाति, ठीक है, उसको हम लोग रोहिल्ला कहते थे। अगर मैं बात करूं कि ये रोहिल्ला जो है वो कहाँ से आए थे, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रोहिल्ला थे ना, वो आए थे आपके अफगानिस्तान वाले क्षेत्र थे, जिन्हें पश्तून भी कहा जाता है। तो रोहिल्ला कहाँ से आए थे, ये जो रोहिल्ला थे वो अफगानिस्तान क्षेत्र से आए थे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पश्तून भी बोलते हैं। आज महामैराथन चल रहा है, इसलिए आज कोई भी बच्चे इधर नहीं देख रहे हैं, बाद में देख लेंगे हम लोग, उसका टेंशन नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये जो क्षेत्र है रोहिलखंड, यहीं पर पश्तून रोहिल्ला लोग, पश्तून रोहिल्ला यहीं पर क्या करते थे, निवास करते थे। देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो क्षेत्र है उसी को रोहिलखंड कहा जाता है, और ये इसी पर पश्तून रोहिल्ला लोग क्या करते थे, निवास करते थे। समझ पा रहे हो, ठीक। और यहाँ पर भी वही दिखाया है मैंने, ये जो भाग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोहिलखंड बोलते हैं। ये जो भाग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोहिलखंड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पश्तून रोहिल्ला लोग हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो क्षेत्र है ये आप जान सकते हैं रोहिलखंड नामक एक क्षेत्र है। समझ आया, ठीक। चलो आगे देखो। अब इसमें शामिल जनपद कौन कौन से थे, यानी कि जनपद का मतलब एक राज्य, है ना, महाजनपद वाला नहीं है, उसको 16 महाजनपद वाला काउंट नहीं करना है। तो जो ये जो मैंने लिखा है बदायूं, ठीक है, ध्यान से देखना, बदायूं, बरेली, रामपुर, पीलीभीत और मुरादाबाद, बिजनौर, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा मुरादाबाद, बिजनौर और शाहजहांपुर जैसे जिले आते थे। ध्यान से सुनना, ये जो मैंने जिले का नाम लिखा है ना, ये अवध क्षेत्र के कुछ जिले थे जहां पर कौन निवास करते थे, रोहिल्ला लोग निवास करते थे। आकर वहीं पर क्या करते थे, बस गए थे, जो कि कहाँ से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, ठीक है।
और मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि अफगानिस्तान से आए पश्तून पठान थे जो भारत के पहाड़ी इलाकों में बसे थे, यानी कि अवध क्षेत्र में बसे हुए थे, अवध के यूपी क्षेत्र में बसे हुए थे। ठीक है, और अली मोहम्मद खान रोहिलखंड राज्य की स्थापना की है। ठीक है, जो कि रोहिला समुदाय के प्रमुख नेता थे। कौन थे नेता? अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड की स्थापना की है। पूछा जा सकता है ना, इतना डीप में बता रही हूँ, है ना। कुछ भी अगर रोहिला लोगों से भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान देना है कि यह अली मोहम्मद खान जो थे वो रोहिलखंड नामक क्षेत्र की क्या किए थे? स्थापना किए थे। कौन था संस्थापक? अली मोहम्मद खान। कौन था संस्थापक? अली मोहम्मद खान। कल जब हमने गवर्नर जनरल, है ना, बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड बात आई है, इसलिए मैंने रोहिल्लाओं के बारे में बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं 40, है ना, लाख के आसपास, ठीक है, जो अवध का नवाब है किसको पैसा दिए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स को दिए थे, ताकि वो रोहिल्लाओं से जीतने में मदद कर सके। ठीक है, रोहिल्लाओं से जीतने में मदद कर सके करके नवाब ने इन्हें भरपूर पैसा वैसा दिया था, जिसकी वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा चला था। उनके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही थी कि आपने भ्रष्टाचार किया, आपने पैसा खाया, इस टाइप से उनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चला था। कल मैंने बताया था, इसलिए मैंने रोहिल्लाओं के बारे में बताया। नहीं तो यहाँ पर अभी संवैधानिक विकास पढ़ा रही हूँ तो रोहिल्लाओं के बारे में बताना मेरा कोई औचित्य नहीं था, लेकिन कल के क्लास में हमारा थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। आज का तो हमारा जो टोटली टॉपिक होने वाला है वो संवैधानिक विकास ही होने वाला है। ठीक है, तो देखो, अवध और रोहिलखंड का टकराव 18वीं शताब्दी में अवध और रोहिलखंड के बीच में क्या हुआ? टकराव हुआ, और रोहिलाओं के बीच रोहिला युद्ध हुए, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने अवध का साथ दिया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध का साथ दिया, जिसे अवध का प्रभाव बढ़ा और रोहिला खंड के कई हिस्से अवध के अधीन हो गए। मैंने अभी बताया था, मुरादाबाद है, बदायूं है, जैसे कई सारे जिलों के नाम बताए। ठीक है, वो सारे जो क्षेत्र है अवध में शामिल हो गए, क्योंकि यहाँ पर रोहिला और अवध के नवाब के बीच में सन 1774 में युद्ध हुआ, जिसमें जो अंग्रेज थे यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने किसका साथ दिया? नवाब का साथ दिया, क्योंकि नवाब ने भी उन्हें भरपूर क्या दिया? रुपया पैसा दिया। जिससे जो पश्तून लोग थे, जो अफगान लोग थे, अफगानिस्तान के क्षेत्र से आए थे, जो कि रोहिलखंड क्षेत्र में निवास करते थे, ठीक है, उनके साथ किसका युद्ध हुआ? अवध के नवाब का युद्ध हुआ, और युद्ध के पश्चात वो सारे क्षेत्र किसके अधीन आ गए? अवध के नवाब के अधीन आ गए। फिर बाद में इसी चीज का इनका बहुत आलोचना हुआ, इसी चीज के कारण इनका बहुत आलोचना हुआ। किनका आलोचना हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स का आलोचना हुआ। ठीक है, तो ये थे भाई आपका रोहिला युद्ध, तो हो गया। अब हम लोग जानेंगे आज का हमारा संवैधानिक विकास की ओर कदम बढ़ाते हैं हम। हमने बताया संवैधानिक विकास, ये क्या होता है संवैधानिक विकास, तो इसके बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, रामायण, संवैधानिक विकास क्या था? संवैधानिक विकास, ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि मैं आप लोग को समझा देती हूँ। पृष्ठभूमि हमने देखा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अंग्रेज शुरू में क्या थे? व्यापारी कंपनी थे कि नहीं थे? उसके बाद हमने 1764 का बक्सर का युद्ध देखा। आपको पता है 1757 में कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो ये जो प्लासी का युद्ध है, अंग्रेजों की राजनीति की पहली सीढ़ी थी। और ये जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध जीतते ही बंगाल पर आधिपत्य किसका हो गया? बंगाल पर आधिपत्य किसका हो गया जी? अंग्रेजों का हुआ ना। प्लासी का युद्ध जैसे ही इन्होंने जीता, ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपना नवाब बनाया मीर जाफर को। मीर जाफर के बाद इन्होंने अगला नवाब बना दिया मीर कासिम को। मीर कासिम के बाद इन्होंने एक युद्ध लड़ा, जिसे हम लोग बोलते हैं कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। जब इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा तो पूरा जो साम्राज्य है बंगाल का, वो किसके अधीन आ गया? अंग्रेजों के अधीन आ गया। शुरू में अंग्रेज क्या थे? एक व्यापारिक कंपनी थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे बंगाल की राजनीति में प्रवेश किया, राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया। उसके फलस्वरूप जो बंगाल वाला क्षेत्र है वो किसके अधीन आ जाता है? अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने कौन से क्षेत्र को कैप्चर किया था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल वाले क्षेत्र को कैप्चर किया था। ठीक है, 1764 के बाद जब उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? बंगाल वाले क्षेत्र को कैप्चर किया। कैप्चर करने के पश्चात, ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन शुरू में हुए थे? पहले बंगाल के गवर्नर होते थे, ठीक है,
पहले बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए गए थे, आप जानते हैं, किए गए थे कि नहीं? पहले बंगाल के गवर्नर होते थे यहाँ पे शुरू में जब कंपनी यहाँ पर व्यापार कर रही थी तो उस दौरान बंगाल में क्या हुए थे, गवर्नर हुए थे। और इसी को मैंने बताया था रामायण आपको कि 1773 में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो हमारा बंगाल के गवर्नर था उसे हम क्या बोल रहे हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। मैंने कहा कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था इसे हम बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जान रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो 1773 एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। क्यों लाया गया? देखो, जब व्यापार करने आई थी, है ना, जब कंपनी व्यापार करने आई थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने शेयर होल्डर उसमें शेयर लगाया था, ठीक है, जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। मतलब जो ऐसे व्यक्तिगण जिन्होंने शेयर लगाया था उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लैंड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या जो होती थी वो 24 होती थी। ये क्या थे, शेयर होल्डर थे। क्या थे, शेयर होल्डर थे। इन्होंने भाई पैसा लगाया था ताकि आप जाओ उसमें व्यापार कर सको भारत में। इतना समझ में आया? तो इनकी संख्या होती थी 24। ये सभी अब शेयर लगाए हुए थे। अब यहाँ पर कंपनी आई, प्राइवेट कंपनी थी, इसमें महारानी एलिजाबेथ ने भी पैसा लगाया था। अब सभी कंपनी आ गई है यहाँ पे व्यापार करने के लिए। अभी व्यापारिक कंपनी तो थी लेकिन अब ये धीरे धीरे भारत की राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अंग्रेज सत्ता जो ब्रिटिश क्राउन है वो भी तो अपना फायदा देखेगी ना। तो यहाँ पे कंपनी भारत के राजनीति में प्रवेश कर चुकी है, उन्हें बंगाल क्षेत्र से काफी ज्यादा मुनाफा होने लगा है, ठीक है। तो कंपनी के जो अधिकारी थे ना भ्रष्ट हो रहे थे, ये प्रॉपर पैसा वैसा नहीं भेज रहे थे इंग्लैंड को, ठीक है। तो वहां के क्राउन को लगा हमें कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कड़ाई करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये अधिकारी अपना हित साधने लग गए थे, पैसा को अपनी ही जेब में भर रहे थे, वो ब्रिटिश क्राउन को पैसे ही नहीं भेज रहे थे, है ना। तो क्राउन को लगा क्यों ना हम इन्हें कंट्रोल करें, ठीक है। तो हम इसे दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। अभी धीरे धीरे पढ़ाऊंगी 2-3 क्लास में तो समझ में आएगा। तो इसे हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं, कंपनी के अधीन और एक है ब्रिटिश क्राउन के अधीन। तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ कंपनी के अधीन, यानी कि कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास में पहला आपका स्टेप होगा वो है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करना, है ना, कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना, कंपनी को कंट्रोल करना, ताकि ये जो अधिकारी हैं भ्रष्ट हो चुके हैं उनको अनुशासित करना, उन्हें लाइन में लाना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ताकि जो पैसा है प्रॉपर ब्रिटिश क्राउन तक भी पहुंचे और साथ ही साथ कंपनी का भी क्या हो सके, फायदा हो सके। इस तरह से वहां की सत्ता ने इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे इसको मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझाते हुए चलती हूँ, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न बने हैं सीजीपीएससी में, है ना। चलो, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं हम लोग फटाफट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने हेतु ब्रिटिश सरकार का प्रथम प्रयास था। पढ़िए, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को वैधानिक मान्यता दी गई और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक है। तो देखो, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने हेतु ब्रिटिश सरकार का प्रथम प्रयास था। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का यह पहला प्रयास था, जिसे हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इस अधिनियम के द्वारा प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को वैधानिक मान्यता दी गई, बिल्कुल सही है। इस दौरान हमें प्रशासनिक कार्य पता चला, राजनीतिक कार्य पता चला, ठीक है। मतलब विधि के द्वारा मान्यता मिली, मतलब ब्रिटिश क्राउन ने इसे मान्यता दे दी है कि आप प्रशासनिक और जो राजनीतिक कार्य है उसे आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। उसके अलावा प्रशासन मतलब आप कैसे शासन चलाएंगे, ठीक है। और उसके लिए राजनीति कैसे करेंगे, राजनीति मतलब जो पॉलिटिकल नियम है ना, किस तरह से आप शासन को चलाएंगे, ठीक है। और कैसे कैसे आप प्रशासन करेंगे चीजों को, तो उसके बारे में बताया गया। उसके अलावा इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की या केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। कैसे केंद्रीय शासन की नींव रखी गई, अब देखो मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो हमारे भारत में शासन करने के लिए अंग्रेजों ने अपना 3 प्रेसिडेंसी बनाकर रखा हुआ था, ठीक है। एक है बंगाल प्रेसिडेंसी, एक है बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा है
मद्रास, दूसरा है बम्बई प्रेसिडेंसी, ये महाराष्ट्र में है जी, मद्रास यहाँ पर है। तो अंग्रेजों की क्या थी, 3 प्रेसिडेंसियां थी। अंग्रेजों ने शासन चलाने के लिए कितनी प्रेसिडेंसियां बना के रखी थी, 3 प्रेसिडेंसियां बना के रखी थी, जिसमें से बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और एक है हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, इससे अंग्रेज क्या करते थे, पूरे भारत पर शासन चलाने में सक्षम थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई करके मैंने क्यों कहा, अपना इन लोग ना इस क्षेत्र में जो नियम बनाएंगे, ये मद्रास का गवर्नर बनाता था, और इस क्षेत्र में शासन करने के लिए नियम बनाएगा वो बम्बई का गवर्नर बनाता था, और इस क्षेत्र में जो शासन करने के लिए नियम बनाता था वो बंगाल का गवर्नर बनाता था। पहले ऐसा हो रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। अब नियम कौन बनाएगा, बंगाल का गवर्नर बनाएगा। कुछ भी कार्य करना हो तो बम्बई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर इसे क्या लेगा, सलाह लेगा, परमिशन लेगा। केंद्र पर कौन बैठ गया है, बंगाल का गवर्नर जनरल। कुछ भी कार्य करना है, कहीं से लड़ाई करनी है, संधि करनी है, तो ये दोनों प्रेसिडेंसियां बंगाल के गवर्नर जनरल से क्या लेंगी, परमिशन लेंगी। अर्थात एक केंद्रीय सत्ता आपको स्थापित होती हुई दिख रही है। तो यहीं से केंद्रीकरण सत्ता की शुरुआत होती है। कौन से एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो इस तरह से आपको समझना है, आपका 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। समझ में आया। केंद्रीय प्रशासन की, जैसे हमारे पास क्या है, केंद्रीय प्रशासन है, हमारे जितने भी राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री है, सीएम किसके अधीन है, केंद्र के अधीन है। ठीक है, केंद्र जो नियम बनाती है वो सभी राज्यों में लागू होता है। हालांकि छोटे छोटे नियम राज्य भी अपने देश के लिए बनाती है, मतलब राज्य भी अपने राज्य के लिए बनाती है, लेकिन क्या है, केंद्रीकृत शासन है भारत में। ठीक है, और जो ठोस नियम बनते हैं, कड़े नियम बनते हैं, पूरे देश के लिए नियम बनते हैं, वो कहाँ से बनते हैं, हमारे संसद से बनते हैं। फिर बाद में छोटे छोटे हमारे राज्य में उसका क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है कि नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से केंद्रीकृत शासन की नींव रखी गई थी कौन से एक्ट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। समझ में आया। ठीक है, चलो, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, चलो यहाँ पर देखो, कविता गुड आफ्टरनून। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बताओ रामायण। गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठित की गई। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा। ये भी हमारा सही है। और वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे। बताओ, थे कि नहीं। बंगाल के, अब यहाँ पर देखो, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, बिल्कुल थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का, यहाँ पर बंगाल लिख देना था ना तो और ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इस तरह से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन से एक्ट के माध्यम से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। सही है। ठीक है, उसके अलावा गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की गठित की गई। सही है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सही है। ठीक है, तो आपके 1 2 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से समझना। ठीक, अब देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। क्या सही है कि नहीं, बताओ। इससे पहले तीनों तीनों प्रेसिडेंसियां स्वतंत्र थी। हाँ, इस व्यवस्था से प्रांतीय स्वायत्ता को बढ़ावा मिला, नहीं मिला जी, नहीं मिला। कैसे प्रांतीय स्वायत्ता को बढ़ावा मिलेगा, प्रांतीय स्वायत्ता मतलब प्रांत के लोग अपने हिसाब से शासन करेंगे। प्रांतीय स्वायत्ता मतलब क्या, प्रांत के लोग अपने हिसाब से सहायता करेंगे। मैंने प्रांत बताया था ना, बम्बई प्रेसिडेंसी मतलब वो अलग प्रांत हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब वो अलग प्रांत हो गया। ठीक है, और बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब वो अलग प्रांत हो गया। लेकिन मैंने कहा कि प्रांतीय स्वायत्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी कुछ भी कार्य करेंगे तो सलाह किससे लेंगे, बंगाल के गवर्नर से लेंगे। तो प्रांतीय स्वायत्ता थी कि नहीं थी, नहीं थी। तो हमारा स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने कहा ना, तीनों प्रेसिडेंसियां पहले स्वतंत्र थी, लेकिन अब दोनों प्रेसिडेंसियां, तीनों प्रेसिडेंसियां स्वतंत्र थी। अब जो दोनों प्रेसिडेंसी है, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, किसके अधीन आ गए हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत। तो हमारे स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। और मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए।
करेक्ट है। तो 1 और 2 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत कम प्रश्न करवाऊंगी लेकिन समझाते हुए करवा रही हूँ तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 2 से 3 दिन लगेगा इसको समझाने में, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। चलो बताओ मैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को केंद्रीय प्रशासन की नींव कहे जाने का कारण है कंपनी शासन की समाप्ति, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गवर्नर जनरल पद की स्थापना एवं प्रेसिडेंसियों के अधीन करना, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत। बताइए। देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को केंद्रीय प्रशासन की नींव कहे जाने का क्या कारण है, ठीक है, कहां से आपको लग रहा है कि हम इसे केंद्रीय प्रशासन कहेंगे, बताते हुए चलेंगे। हाँ बिल्कुल, कंपनी शासन की समाप्ति में आपको लग रहा है केंद्रीय प्रशासन है, नहीं है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में लग रहा है कि केंद्रीय प्रशासन है। गवर्नर जनरल के पद की स्थापना एवं प्रेसिडेंसियों को अधीन करना, ये आपको लग रहा है कि ये क्या है, केंद्रीय प्रशासन है। तो 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि मैंने कहा ना, ये भारत का मैप बनाया, ठीक है, मैंने इधर बनाया गुजरात, ठीक, इधर चलो मान लो हमने यहाँ पे मद्रास बनाए थे, है ना, और यहाँ पर कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, जो कि जिसका पद मुख्य था, और यहाँ पे बम्बई था। और ये दोनों प्रेसिडेंसियां किसके अधीन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थे। अर्थात केंद्रीय प्रशासन की नींव पढ़ते हुए आपको दिखाई दे रही है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं। तो अभी देखो मैं एकदम आराम आराम से पढ़ाती जा रही हूँ, एक ही एक्ट से 3-4 प्रश्नों को करवाती जा रही हूँ, ठीक है। और ये आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, 1873 के चार्टर एक्ट से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप देखो अब पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट को भी समझाऊंगी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई 1784 में, ठीक है। परिषद के सभी सदस्य सैन्य अधिकारी होते थे, परिषद के एक सदस्य को सेनापति बनाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हुए चलना, परिषद के सभी सदस्य सैन्य अधिकारी नहीं होते थे। और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, जो मैंने बताया था गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4 थी। तो जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो जब मैं यहाँ पर एक प्रश्न और बताना भूल गई थी, 1773 में जब हमारा कौन सा एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, आया कि नहीं आया। 1773 में जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया ना, तो उस दौरान ब्रिटिश पीएम कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। उसी तरह जब 1784 में जब हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया ना, तो उस दौरान जो हमारा पीएम कौन था, विलियम पिट था। कौन था जी, विलियम पिट था। अब मैंने बताया था कि जब 1773 में गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य का गठन किया गया था, तो जब पिट्स इंडिया एक्ट आया ना, तो एक सदस्य को कम करके उसे सेनापति बना दिया गया। तो हमारा जो स्टेटमेंट 3 होता है वो भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो मैं जो बोल रही हूँ, जो जिस तरह से प्रश्नों को आप लोग को बता रही हूँ, इसको आप लोग को नोट करके रखना है। एकदम ऑथेंटिक प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बिल्कुल आपसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 1 और 3 क्या हो जाता है आपका, सही हो जाता है। सीजीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है संवैधानिक विकास, और ये पॉलिटी के लिए भी काम आएगा। जो कई सारे जो इतिहास के चैप्टर है ना, वो पॉलिटी के भी चैप्टर हैं। तो संवैधानिक विकास आपके संविधान में भी है और आपके हिस्ट्री में भी है। आया समझ, ठीक। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ डुअल गवर्नमेंट आपको पिट्स इंडिया एक्ट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसकी किसकी स्थापना की गई, लिखो। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत स्थापना की गई है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया था। कौन से अधिनियम के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पहला व्यापारिक कार्य और दूसरा क्या है, राजनीतिक कार्य। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है व्यापारिक कार्य और दूसरा क्या है, राजनीतिक कार्य। तो ध्यान देंगे, इसमें व्यापारिक कार्य कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन की स्थापना आपको फिर से देखने को मिल रही है। हमने जब बंगाल में द्वैध शासन देखा था, उसको 1772 में हेस्टिंग्स ने खत्म कर दिया था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में आपको फिर से इस तरह की डुअल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जिसमें आपको व्यापारिक कार्य करने के लिए सीओडी की नियुक्ति की गई, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और राजनीतिक कार्य को करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई।
राजनीतिक कार्य कौन कौन जी? बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक कार्य के लिए किसकी नियुक्ति की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और व्यापारिक कार्य करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। ध्यान से देखना, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन व्यापार और मुनाफे से जुड़े कार्य, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था व्यापार एवं मुनाफे से जुड़े कार्य को देखता था, और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था ना, शासन प्रशासन जैसे नागरिक सैन्य राजस्व से जुड़े कार्यों को देखता था। राजनीतिक सैन्य राजस्व मतलब कैसे हमको प्रशासन चलाना है भारत में, ठीक है, हमें टैक्स कैसे कलेक्शन करना है, ठीक है, हमें सेना को कैसे बैलेंस करना है, ये सारी जिम्मेदारी कौन देखता था? बीओडी देखता था, जिसे हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और सीओडी क्या देखता था? व्यापारिक कार्य। इसी से रिलेटेड प्रश्न है ना, ध्यान से सुनना। सीओडी क्या देखता था? व्यापारिक कार्य। लिखो अपने कॉपी में सीओडी व्यापारिक कार्य, बीओडी क्या कार्य? प्रशासनिक कार्य। इस तरह से चीजों को लिखा करो जी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैंने कहा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आपको दो चीजें देखने को मिलती है, इसमें द्वैध शासन आपको फिर से देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर कहा सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो किसका नियंत्रण करेगी? व्यापारिक नियंत्रण करेगी। और बीओडी क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो क्या करेगी? हाँ, राजनीतिक कार्य को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो द्वैध शासन आपको फिर से देखने को मिलता है 1874 में। कौन से एक्ट के माध्यम से? पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 में, तो उस दौरान ब्रिटेन का पीएम कौन था? विलियम पिट था। कौन था? विलियम पिट। आया समझ? ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के पहला प्रावधान लिखो, दोहरा शासन। नेक्स्ट, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से समझा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत कम प्रश्न लाई हूँ, लेकिन उसको मैं समझाते हुए चल रही हूँ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6 होती थी। एक वित्त मंत्री होता था, एक राज्य सचिव होता था, और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य। प्रिवी काउंसिल मतलब ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट है उसका सदस्य। प्रिवी काउंसिल मतलब ब्रिटिश संसद का 4 सदस्य होते थे। टोटल मिलाकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 6 होती थी। इसको लिखो, वित्त मंत्री थे 6 सदस्यों में, एक राज्य सचिव था, और ब्रिटिश संसद के 4 प्रतिनिधि यानी कि 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। ये सभी 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होते थे। ये सभी ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या होते थे? उत्तरदायी होते थे। और इससे कंपनी का शासन वास्तव में ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। कई बार से हमारे दिमाग में आता है कि इससे कंपनी का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था, इससे क्या आशय है? समझाऊंगी। तो बोर्ड बोर्ड और कंट्रोल में जो सदस्यों की संख्या होती थी वो कितनी होती थी? 6 होती थी। और कहीं कहीं पे बुक में लिखा जाता था कि कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चले गया था। ऐसा कुछ नहीं है ना। ब्रिटिश शासन के हाथों में तब जाएगा जब हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया जाएगा। अभी सिर्फ ना जो ब्रिटिश सरकार है वो कंपनी को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है, नियंत्रित कर रही है। मतलब समझ जाओ कि मालिक कौन है? ब्रिटिश संसद है। और उसका मैनेजर कौन है? कंपनी है। मालिक जैसे आदेश देगा मैनेजर वो काम करेगा, लेकिन कंपनी ही क्या चला रही है अभी भारत में? शासन चला रही है। और आदेश कौन कर रहा है? मालिक कर रहा है। मालिक कहाँ बैठा है? संसद में बैठा है। और मैनेजर कौन है? यहाँ पे कंपनी है, जो मालिक के निर्देशानुसार इंडिया में क्या चला रही है? शासन चला रही है। ठीक है। लेकिन जब 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया जाएगा ना, तो मालिक भी क्या होगा? ब्रिटिश संसद होगा। मैनेजर भी कौन होगा? ब्रिटिश संसद होगा। आया समझ? कल की क्लास में पूछूंगी तो बताओगे? ठीक। तो देखो, गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्यों की संख्या है 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति मिली, इससे निर्णय लेना आसान और तेज हो गया। पहले 4 सदस्य थे तो सभी से पूछना पड़ता था, थोड़ा सा और लंबा हो जाता था। तो इससे क्या हुआ? एक सदस्य घटा तो जो गवर्नर जनरल की शक्ति है वो बढ़ गई। वीटो मतलब एक पावर, ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति। अभी निर्णय लेने की शक्ति किसके पास आ गई है? गवर्नर जनरल की। मतलब गवर्नर जनरल क्या हो गया? पावरफुल हो गया है। ठीक है। इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल के पास काफी ज्यादा क्या हो गया है? वो वीटो शक्ति मिलने की वजह से वो पावरफुल हो गया है। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। जो जो प्रावधान बता रही हूँ सुनते हुए चलो, इसी से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। ब्रिटिश संप्रभुता की घोषणा। शासन अब भी कंपनी के हाथ में है, लेकिन नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का हो गया है। अभी मैंने बताया। आसान उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मालिक कौन है? ब्रिटिश सरकार। मैनेजर कौन है? कंपनी। ठीक है। नियंत्रण कौन कर रहा है? ब्रिटिश सरकार। किस पर नियंत्रण? कंपनी पर नियंत्रण।
और मालिक निर्देश देता है वैसे मैनेजर क्या करता है, काम करता है। मालिक कौन है अपन का, ब्रिटिश संसद। मैनेजर कौन है, कंपनी। मालिक जैसा बोलेगा वैसे काम कौन करेगा, हाँ कंपनी करेगा, यानी कि मैनेजर करेगा। समझ आया, ठीक। चलो अब हम देखते हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, मैं इसको क्यों लाई हूँ, कंपेयर करने के लिए। क्यों लाई हूँ जी, कंपेयर करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं भारत शासन अधिनियम को आप लोगों को क्यों कंपेयर करके बता रही हूँ, क्योंकि मालिक और मैनेजर दोनों ब्रिटिश क्राउन के रहेंगे, ठीक है। कंपनी हट गई वो सीधे शासन राजा रानी के हाथ में, यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश संप्रभु की नींव रखी, जबकि 1858 के भारत शासन अधिनियम ने ब्रिटिश संप्रभुता को पूर्ण रूप से क्या किया, स्थापित किया। संप्रभुता मतलब क्या, अभी बताऊंगी, ठीक है। मतलब खुद का मालिक, जैसे कि हमारा भारत क्या है, एक संप्रभु राज्य है, ठीक है, संप्रभु राष्ट्र है। हमें जैसे कि युद्ध हो, भारत में कोई भी निर्णय लेना हो तो हमारा भारत सरकार विदेशों से नहीं पूछेगी, अर्थात हमारा भारत क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। उसी तरह आपको याद रखना है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी को नियंत्रण किया, किसने नियंत्रण किया, ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है। नियम बनाता था ब्रिटिश क्राउन और कंपनी के माध्यम से उसे संचालित करता था। मतलब वहां पे जो हमारा ब्रिटिश क्राउन था वो क्या था, सत्ता थी, मालिक था, ठीक है। और कंपनी क्या था, मैनेजर था। मालिक जैसा बोलता था मैनेजर वैसी कार्य करता था। लेकिन जब हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, 1858 के पहले तक वैसे ही चलता था, ठीक है। मालिक बने थे कौन, संसद, और मैनेजर था कौन, कंपनी। लेकिन जैसे ही हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू होता है, मालिक और मैनेजर दोनों कौन बन जाता है, संसद बन जाता है, ब्रिटिश क्राउन बन जाता है। आया समझ, ठीक। चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, चलिए सॉल्व कीजिए। अब आपसे बनने चाहिए, अब आपसे प्रश्न जो है वो बनने चाहिए, ठीक है। चलो पढ़िए और बनाइए प्रश्नों को। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राजनीतिक मामलों का अधिकार दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। चलो रामायण आंसर बताओ, अच्छे से सोचो और बताओ, अच्छे से सोचो और बताओ, है ना। इस अधिनियम के द्वारा व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राजनीतिक मामलों का अधिकार दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, ठीक है। मैंने कहा सीओडी और बीओडी। सीओडी क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सीओडी क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये हो गया आपका। और बोर्ड बीओडी क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था रामायण, राजनीतिक कार्यों को देखता था। और सीओडी क्या देखता था, व्यापारिक कार्यों को देखता था, व्यापारिक कार्यों को देखता था। अब ध्यान से सुनो, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया, सही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राजनीतिक मामलों का अधिकार दिया गया, सही है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी कि नहीं की गई थी, की गई थी ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 आंसर हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। चलिए विचार करते हैं, क्या हो रहा है इस दौरान देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा दोहरा शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट स्थापित किया गया। क्या, कंपनी के व्यापारिक कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपे गए। भारत में प्रत्यक्ष क्राउन का शासन की स्थापना हुई। चलो बता, इस अधिनियम के द्वारा दोहरा शासन स्थापित किया गया। कंपनी के व्यापारिक कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपे गए। भारत में प्रत्यक्ष क्राउन की शासन की स्थापना की गई। सोचो सोचो, पहले मैंने कहा डुअल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, इसको मैंने बताया सीओटी और बीओसी। मैंने कहा सीओटी व्यापारिक मामला देखता था, बीओसी क्या देखता था, राजनीतिक मामला देखता था। ये हुआ आपका क्लियर।
उसके अलावा कंपनी के व्यापारिक कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपे गए। मैंने ये क्या देखता था, व्यापारिक कार्य देखता था। कौन देखता था व्यापारिक कार्य? सीओडी देखता था भाई। उसके अलावा मैंने कहा कि भारत में प्रत्यक्ष क्राउन की शासन की स्थापना हुई? नहीं हुई। मैंने कहा कि अभी तो नहीं हुई है। 1858 का जब भारत शासन अधिनियम लागू होगा, 1858 का जब भारत शासन अधिनियम लागू होगा, तब प्रत्यक्ष क्राउन की शासन की स्थापना होगी। ठीक है। 1773 से, ठीक है, 1857 तक किसका शासन है? कंपनी का शासन है। अभी क्राउन का शासन लागू नहीं हुआ है। हालांकि मालिक कौन है? ब्रिटिश संसद ही है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश संसद क्या चला रही है? शासन चला रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंपनी को कंट्रोल करके वो रखी हुई है, लेकिन एक्चुअल सत्ता अभी अपने हाथों में नहीं ली है। जब 1857 की क्रांति होगी, क्योंकि ब्रिटिश जो सत्ता है या ब्रिटिश क्राउन है कभी नहीं चाहती थी कि वो भारतीयों के साथ भिड़े या कोई युद्ध करे, क्योंकि हमें भारत में लंबे समय तक रहना है, तो हमें भारतीयों के साथ मीठे मीठे बातें कर कर रहना पड़ेगा, उन्हें बहला फुसला कर रहेंगे, तभी हम भारत में अधिक समय तक शासन कर पाएंगे। ऐसा कौन चाह रही है? ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश क्राउन चाह रही है। लेकिन यहाँ पे कंपनी तो भिड़ गए थे 1857 की क्रांति में, है ना। इसलिए उन्होंने जो भारत की सत्ता है उसे अपने हाथों में लिया। किसे अपने हाथों में लिया? किसने अपने हाथों में लिया भारत की कब लिया? कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम। तो लिखो 1858 में कौन सा अधिनियम लाया गया था? भारत शासन अधिनियम लाया गया था। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। आया? आया कि नहीं आया? फिर से पूछूंगी लास्ट में। चलो अब देखो नेक्स्ट प्रश्न। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संबंध में निम्न कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। इसका गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत हुआ। यह ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। यह केवल व्यापारिक मामलों को देखता था। तो ध्यान से सुनिए कि इसका गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। स्टेटमेंट 2, यह ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था कि नहीं था? हाँ। यह केवल व्यापारिक मामलों को देखता था? नहीं। बीओडी कौन से मामलों को देखता था? ठीक है, यह केवल व्यापारिक मामलों को देखता था। बोलो। ये राजनीतिक मामलों को देखता था। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता था व्यापारिक मामलों को, और बीओसी की अगर हम बात करें तो बीओसी सिर्फ राजनीतिक मामलों को देखता था। ठीक है, कविता सही बता रहे हैं आप। बीओसी किसको देखता था? बीओसी किसको देखता था? राजनीतिक। तो याद रख लेना, बीओसी राजनीतिक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन काफी होगा, तो घर में जाके एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसका गठन 1784 के अंतर्गत हुआ था। यह ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था, लेकिन यह गलत है। अगर यहाँ पे यह केवल व्यापारिक मामलों को देखता था, ये गलत है। अगर यहीं पे राजनीतिक मामलों को देखता है करके रहता तो क्या हो जाता? सही हो जाता। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या हो जाता है? आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो संप्रभुता किसे कहते हैं? संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने आंतरिक व बाह्य मामलों का संचालन करता है। ठीक है, मतलब संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य या राष्ट्र बिना किसी आंतरिक या बाह्य हस्तक्षेप के अपने राज्य का या अपने शासन का क्या करती है? संचालन करती है। जैसे कि हमारा भारत क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु क्या होता है उसके बारे में समझा रहे हैं। ये मेंस में पूछने के लिए पूछता है कि संप्रभु को या संप्रभुता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि संप्रभुता किसे कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया जी? ठीक है, तो देखो और कि देखो भारत अपने कानून बनाता है, जैसे जीएसटी, शिक्षा नीतियां, कई सारे कानून बनाता है भारत राज्य के संचालन करने के लिए, जिसमें सेना, पुलिस, न्यायपालिका चलाता है। विदेश नीति तय करता है, किसी दूसरे देश के आदेश से चलता नहीं है। भारत एक संप्रभु देश है। यानी कि भारत क्या है? अपनी शिक्षा के लिए नीतियां बनाता है। ठीक है, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, लोक निर्माण विभाग है। भारत में कई छोटी से छोटी चीज हो रही है, उसके लिए क्या है? भारत स्वतंत्र है। अपने देश के लिए नीतियां, अपने देश के लिए कानून कौन बना रहा है? भारत बना रहा है। मतलब वो किसी राज्य या किसी देश के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं है।
ठीक है, भारत अपना निर्णय जो है वो खुद लेता है, तो भारत क्या है, एक संप्रभु देश है, मतलब खुद का मालिक खुद होना। जैसे कि आप भी क्या है, अपने आप में एक संप्रभु हैं। संप्रभु कैसे हैं? आप अपना निर्णय खुद से लेते हैं, किसी दूसरे के दिमाग से नहीं लेते, ठीक है। तो अपना निर्णय, अपने देश का निर्णय स्वयं से लेना बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, तो वो क्या कहलाता है, संप्रभु कहलाता है। जैसे कि भारत भी क्या है, एक संप्रभु देश है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, 1793 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। तो चलिए फिर विचार करते हैं हम। विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अच्छे से पढ़ो, ये 1793 का चार्टर एक्ट है, पढ़ गए हो? 1793 का चार्टर एक्ट के संबंध में है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इसको भी मैं पढ़ाई नहीं हूँ। 1793 के चार्टर एक्ट से संबंधित कथन दिया गया है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए, सही है, ठीक है। 1793 में क्या होता है, जो कंपनी है उसे 15 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए छूट मिली थी 1600 में, जब 31 दिसंबर 1600 में जब कंपनी की स्थापना हुई थी। ईआईसी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर सन 1600 में, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा किसकी स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी शुरू में, जब कंपनी व्यापार करने के लिए नहीं आई थी तब, ठीक है। तो उस दौरान इसे मान्यता मिली थी कि आप 15 वर्ष के लिए भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसे फिर से 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है, 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे मैडम तो पहले कौन देता था सैलरी, जाने वाली बात बात है कि नहीं है, इसमें आप फंस सकते हैं। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या कितनी है, कितनी है, 6। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया, क्या नहीं किया गया। जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है ना, वो 1813 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, 1800 लिखो इसको। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है ना, वो 1813 के चार्टर एक्ट में समाप्त किया जाएगा। अभी समाप्त नहीं किया जाएगा, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये संवैधानिक विकास। तो कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है ना, उसे 1813 में समाप्त किया जाएगा, अभी नहीं किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो मैडम पहले किससे दिया जाता था, तो पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को ना पेमेंट कौन करता था, संसद करती थी, ब्रिटिश संसद करती थी, क्राउन करती थी। लेकिन अब क्या होगा, भारत के पैसे से दिया जाएगा, मतलब यहाँ भारत के जो किसान है उससे टैक्स वसूल रहे हैं, लगान ले रहे हैं अंग्रेज, ठीक है, और भारत से ही बहुत सारे रिवेन्यू इन्हें जनरेट हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना जी, भारत से इन लोग क्या ले रहे हैं, लगान ले रहे हैं, भारत से रुपये पैसे कमा रहे हैं, तो वहीं के पैसे से अब बीओसी को क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। कौन से एक्ट के तहत, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। अब ब्रिटिश क्राउन पैसा नहीं देगी वहां से, अब यहाँ पर जो कलेक्शन हो रहा है राजस्व का कलेक्शन, वहीं से बीओसी को क्या कर किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। आया समझ? तो देखो 1793 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, हमारा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ना कि ब्रिटिश क्राउन देगी। पहले ब्रिटिश क्राउन देती थी, लेकिन अब इसे टोटली क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट में खत्म होगा, व्यापारिक एकाधिकार अभी नहीं हुआ है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1793 के चार्टर एक्ट, यहाँ पर देखिएगा 1793 के चार्टर एक्ट अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सा प्रावधान किया गया है, ध्यान से सुनिए। ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय राजस्व से वेतन, सही है, लिखित विधियों से शासन, भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी, क्या होगा आंसर बताओ, ध्यान से समझो। अभी अंग्रेजों ने प्रशासन में भारतीयों को भागीदारी दिया है, नहीं दिया है, तो ये कैसे सही होगा, तो सोचो ना, दिमाग लगाओ, दिया है कि नहीं, नहीं दिया है, तो सही होगा
नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर देखो 1793 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कौन सा प्रावधान किया गया है? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय राजस्व वेतन ये प्रावधान किया गया। लिखित विधियों से शासन, मतलब अब 1793 में क्या हो गया कि पहले क्या होता था कि अंधाधुंध नियम बनाते थे कंपनी, और कुछ भी सिस्टमेटिक दस्तावेज नहीं होता था, कुछ भी नियम बनाते थे और जैसे तैसे उन लोग शासन चला लेते थे। लेकिन अब हर चीज के लिए प्रॉपर लिखित नियमें होंगी, जैसे कि न्याय के लिए अलग से लिखित नियमें होंगी, ये सजा मिलेगी इस अपराध के लिए, या हमें प्रशासन के लिए इस टाइप से हमें नियम बनाना चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, लिखित दस्तावेज बनाया था। ठीक है, तो अब यहीं से क्या होगा, लिखित विधियों से शासन का संचालन होगा। कौन से एक्ट के तहत? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। तो घर में जाइएगा, इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा, ज्यादा प्रश्न नहीं है, 10-11 प्रश्न है। ठीक है, और इसे रिवाइज कीजिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हुए मतलब हो जाएंगे, है ना। तो आपका 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले मैं इसको और भी अच्छे से समझा देती हूँ आपको। ठीक है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, पहले और बाद में, पहले और बाद में। इस डायग्राम को अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लेना, ये आपके बहुत काम की चीज है। अभी हल्के में ले रहे होंगे कि मैडम ये क्या इमेज दिखा के क्या क्या बोलना चाह रही है ना। बहुत हल्के में आप ले रहे होंगे, लेकिन ये हल्के में लेना नहीं है, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो निकल कर सामने आते हैं, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है यहीं से निकल के सामने आते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना। मैंने कहा 1813 से पहले क्या होता था कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, केवल कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्राप्त था। ध्यान से सुनना, है ना। 1813 से पहले क्या होता था कि सिर्फ कंपनी ही शासन कर सकती है। कौन सी कंपनी? ईआईसी कंपनी शासन कर सकती है, मतलब व्यापार कर सकती है, व्यापार कर सकती है 1813 से पहले। ठीक है, इसे ब्रिटेन ने भेजा था और व्यापार कर सकती थी कंपनी। ठीक है, और दूसरी कंपनी इंग्लैंड से नहीं आ रही है। अब देखो, इंग्लैंड इतना बड़ा देश है तो दूसरी कंपनी भी तो आ सकती थी क्या, लेकिन दूसरी कंपनी नहीं आ रही थी 1813 से पहले। इसे व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था 1813 से पहले। लेकिन मैंने कहा 1813 में कौन सा एक्ट लागू हुआ? रामायण चार्टर एक्ट लागू हुआ, हुआ कि नहीं? 1813 में कौन सा एक्ट लागू हुआ? चार्टर एक्ट लागू हुआ। तो 18 से 13 से बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी ही, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी ही, लेकिन अन्य ब्रिटिश कंपनियां भी भारत में आती गई। मान लो ये क्या है, कंपनी ए है, और मान लो ये लोग क्या है, कंपनी बी और कंपनी सी है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 1813 से पहले सिर्फ कंपनी को ही व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के बाद कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म हो जाएगा। सिर्फ चाय का व्यापार भारत में और चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध है उसको छोड़कर, चीन के साथ सिर्फ ईआईसी का व्यापार कर सकती थी, और भारत के साथ ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय का व्यापार कर सकती थी। दोनों को छोड़कर, दोनों को अपवाद मानेंगे। उसके अलावा अन्य कंपनियों को भी, यानी कि कंपनी बी और कंपनी सी को भी अधिकार मिल गया ब्रिटिश संसद के द्वारा कि वो भी आगे व्यापार कर सकती थी। इससे पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 15 वर्षों का फरमान लेकर आई हुई थी 1600 में, सिर्फ वही अब व्यापार कर सकते थे। लेकिन 1813 का जब चार्टर एक्ट आया तो इसमें कंपनी बी और कंपनी सी यानी कि अन्य कंपनी भी आके भारत में व्यापार कर सकती थी। यानी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कौन से एक्ट के माध्यम से खत्म हो गया? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या हो गया? खत्म हो गया। ध्यान से सुनना, आज का क्लास ना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक में पढ़ोगे ना, अरे चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समझ में ही नहीं आएगा। ये जो डायग्राम मैंने लिया हुआ है ना, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसको स्क्रीनशॉट करके प्लीज रख लो, है ना। नीचे मैंने लिखा हुआ है कि चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय का व्यापार। मैंने कहा चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय का व्यापार, इसको छोड़कर, है ना, इसको छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि कंपनी व्यापार नहीं करेगी, एकाधिकार, मोनोपोली। एकाधिकार मतलब क्या? मोनोपोली। इससे पहले सिर्फ क्या था कि कंपनी व्यापार करेगी, ब्रिटेन से कंपनी व्यापार करेगी, उसकी मोनोपोली थी, सिर्फ वही व्यापार कर सकता था। लेकिन अब भी वो व्यापार करेगी, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी बी और कंपनी सी भी व्यापार करेगी। मतलब यहाँ पर सबको छूट मिल गया, खुला व्यापार हो गया कि ब्रिटेन से कोई भी कंपनी आके अब यहाँ पे इंडिया में क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है। अब इसकी जो मोनोपोली थी, इतना दिन से ईआईसी ने अपनी मोनोपोली बनाकर रखी हुई थी व्यापारिक क्षेत्र में, वो क्या हो गया है?
हट गया है, लेकिन उनकी मोनोपोली दो चीज के लिए रहेगी। किसके किसके साथ? चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय का व्यापार। क्लियर हुआ? आए अच्छे से समझ? और कभी भी पूछूंगी तो बनेगा। हाँ, तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझना है, तो आपको संवैधानिक विकास भी बड़ी आसानी से समझ में आएगा। और इसी चीज को आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। जब फर्स्ट का पॉलिटी का क्लास रहता है तो संवैधानिक विकास को ही समझना पड़ता है। पॉलिटी में जब तक हम लोग संवैधानिक विकास को नहीं समझेंगे ना, उसके बाद हम लोग बाकी चीज को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हिस्ट्री को जानना अनिवार्य होता है। संविधान पढ़ने के लिए भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। है समझ? चलो, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अब ये नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो ये हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। पढ़िए प्रश्नों को। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न पढ़ के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चार्टर एक्ट 1813 के बारे में सही है? 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार को कंपनी के पास ही रखा। आया समझ? ठीक। इस अधिनियम ने धार्मिक और नैतिक सुधार के लिए भारत आने की अनुमति दी। ठीक। भारतीय शिक्षा और साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। कल भी हमने इस प्रश्न को देखा हुआ है। प्रश्न को पढ़िए। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार को कंपनी के पास ही रखा। ठीक, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बताया था? ये तो बताया था। ये देखो, चीन के साथ जो व्यापार है वो चलते रहा, और भारत में चाय का व्यापार है वो भी चलते रहा। इस पर इनकी मोनोपोली थी, बाकी चीज में इनकी मोनोपोली थी वो हट गई थी। पहले सिर्फ इनके पास मोनोपोली थी, इन्हीं का एक अधिकार था, लेकिन 1813 का जब चार्टर एक्ट लागू हुआ तो व्यापारी का एकाधिकार क्या हो गया? टोटली खत्म हो गया। और कंपनी सी, कंपनी बी भी यहाँ पर आके व्यापार करने लगी, तो क्या हो जाता है आंसर? सही हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर याद रखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार को कंपनी के पास ही रखा। तो इस तरह से आपका तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब पहले स्थिति क्या थी? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी, कोई भी ब्रिटिश व्यापारी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। इसे कहते हैं कंपनी का एकाधिकार यानी कि मोनोपोली, जैसे कि मैंने अभी बताया है ना। उसके बाद चार्टर एक्ट 13 के बाद एक्ट ने कहा कि अब कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति या कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। मतलब अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, कोई भी व्यापारी भारत में आके व्यापार कर सकते थे, दो चीजों को छोड़कर, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। अब यह केवल कंपनी के पास ही था। आया समझ में? तो इस तरह से आपको समझ के रखना है। आज का पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। मैं कल क्या क्या पढ़ाऊंगी उसको ध्यान से नोट करना। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, इस तरह से आपका ना पूरा क्लियर हो जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको पढ़े हम। उसके बाद क्या पढ़े हम? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये हुआ। उसके बाद याद रखना 1793 का चार्टर एक्ट, वही। हम्म। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? 1813 का चार्टर एक्ट पढ़े। ठीक, तो कल क्या पढ़ेंगे? कल मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी आप लोग को, तो ध्यान देना। कल आप लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ के आएंगे उसको थोड़ा सा नोट कर लो, ठीक है। कल आप पढ़ के आना 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का
चार्टर एक्ट, ठीक है। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। उसके अलावा 1861 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इतना पढ़ के आना कल, और आज का जो है वो समझ में आ चुका होगा, है ना। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको फिर से पढ़ के आना, कल पूछूंगी मैं, है ना। तो 1813 को भी फिर पढ़ लेना, 1813 का चार्टर एक्ट। तो कल मैं ये सारी चीजों से रिलेटेड प्रश्न लाऊंगी और अच्छे से पूरा समझाते हुए चलूंगी, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, इतना आप लोग पढ़ के आना। समझ में आ रहा है मैंने आज का जो भी था, 1793, 1773, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, 1784, 1793, ठीक है। माडा पाकेट क्षेत्र पढ़ के आए हो, क्या है माडा पाकेट क्षेत्र? हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? कौन कौन सा? हाँ हाँ, और मेन क्षेत्र का नाम क्या है? हाँ, तो क्षेत्र का नाम पढ़ के आना, ठीक है। लघु अंचल कितने हैं छत्तीसगढ़ में? हाँ, ढूंढना, नेट में मिलेगा। और अच्छे से पढ़ लेना माडा पाकेट क्षेत्र को कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंस में भी पूछ सकता है कि माडा पाकेट क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है। आप लोग भी ऑनलाइन वाले माडा पाकेट क्षेत्र कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, बाकी मैं इसके लिए ना शॉर्ट्स भी बना दूंगी, ओके। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं और इसी संवैधानिक विकास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए चलूंगी, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसे लगा, ठीक है।